इंडस्ट्री में छा चुके हैं। ये है कहानी अंकुर भाई की। उनकी कंपनी BMW डेवलपमेंट्स के ऑफिस में हमने इस पॉडकास्ट को शूट करा। बहुत आइकॉनिक सा ऑफिस है, दुबई की स्काईलाइन दिख जाती है। स्काईलाइन आपके सामने है और आपके पीछे है एक ऐसे इंसान जिनकी मोटिवेशन लोगे आज के एपिसोड के थ्रू। दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी फायरी कॉन्वर्सेशन अंकुर भैया के साथ। ऊपर वाला है, मैं तो मालिक नहीं हूँ मुझे तो ऐसा लगता है, बट मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। इट्स क्रेजी कि आपकी शुरुआत हुई थी एज अ ट्यूशन टीचर, वो भी 9th स्टैंडर्ड में। मतलब पैसों के लिए तब आप ट्यूशन लेते थे बच्चों के, हाँ, 14 साल। राइट? और आज आप 38 ईयर्स के हो, जी। मतलब 24 साल। 24 सालों में आप टॉप ऑफ दुबई तक पहुंच चुके हो, स्टार्टिंग फ्रॉम बीइंग अ मिडिल क्लास बॉय इन दिल्ली। एक्चुअली आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 6 इयर्स ना, तो एजुकेशन करनी थी, बहुत टफ थी लाइफ उस टाइम पे। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद ट्यूशन ही एक ऑप्शन होता था, मतलब और कुछ ऑप्शन दिमाग में आता भी नहीं था तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, पैसे इकट्ठे किए, फिर सीए में एडमिशन लिया, सीए के टाइम पे भी कुछ ना कुछ करता रहता था पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो ऐसे ही चलता रहता था लाइफ। थोड़ा सा था ऐसा, टफ पीरियड था मेरा, बट मैंने एंजॉय किया उस पीरियड को भी। मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारवां है, ये चलता रहता है, लोग जुड़ते रहते हैं, काम करते रहो, अभी ये है, अभी वो है, कल कुछ होगा, आज कुछ है। तो लाइफ को बैलेंस करना, एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। आपके बिजनेस पार्टनर विवेक ओबरॉय हैं। हाँ जी। फ्रॉम द आउटसाइड लुकिंग इन, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने कम बैक किया लाइफ में, ह्यूज वे। आई थिंक अब इंटरनेट को पता है कि उन्होंने फाड़ दिया है बिजनेस में। अभी तो बहुत वायरल हो गया है हाँ, कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, आप उनका डीप कैरेक्टर समझ लेते हो। समटाइम्स यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन मोर देन देयर फैमिली अंडरस्टैंड्स इट। उनके साइकोलॉजी के बारे में कुछ बताओ, विवेक ओबरॉय। विवेक को ज़्यादातर लोग समझते हैं चॉकलेट बॉय, सिल्वर स्क्रीन, एक हीरो पर्सनालिटी, साथिया टाइप वो वो विवेक का पर्सनालिटी एंगल बन चुका है। मेरे को लगता है 90% लोग ऐसा ही समझते हैं। बट विवेक का जो दूसरा एंगल है ना, 2 एंगल है। जो एक एंगल है ना, वो है एक बड़ा ही मंझा हुआ बिजनेसमैन, बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमैन, यस, राइट वर्ड। सब कुछ समझ है। व्हेन यू विल सी हिम ना, जब उनको आप बोर्ड रूम में देखोगे ना, चीज़ों को समझते हुए या करते हुए, एक पल के लिए आप भूल जाओगे कि ये एक्चुअली में वही विवेक ओबरॉय। बहुत सुपर स्किल्ड। और दूसरा एंगल है स्पिरिचुअल बैलेंसिंग। वो शायद उनके पिताजी की वजह से, सुरेश अंकल की वजह से। ये जो आपने कहा कि उनका बिजनेस एक्यूमेन बहुत हाई है, आई फील कि कुछ हद तक बिजनेस एक्यूमेन एक गॉड की गिफ्ट होती है, बट काफी हद तक पढ़ाई का नतीजा है। पढ़ाई भी है, लर्निंग है, और लाइफ लर्निंग्स है ना। ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ बिजनेस, बहुत सारे काम किए उन्होंने, तो बहुत कुछ सीखे हुए हैं वो। अभी भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में विवेक भाई ने इन्वेस्ट किया हुआ है। आपसे कभी उनके डाउन फेज के बारे में उन्होंने बात करी है? नहीं, हम करते नहीं है। हमारे को पहली बात तो बहुत कम समय मिलता है बात करने के लिए, बिकॉज हम लोग बहुत बिजी रहते हैं अपने अपने काम में। हम जब भी बात करते हैं, कुछ बिजनेस की बात करते हैं, या फिर हम सिर्फ फैमिली की बात करते हैं। ऐसा कभी डाउन फेज की या इस चीज़ की हम बात नहीं करते हैं, और मैं पसंद भी नहीं करता बात करना उस बारे में। तो पता है मैं उनकी रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग उसी लाइफ को जी कर ना शायद बिटर हो जाते अबाउट लाइफ, अबाउट सर्कमस्टांसेस। नहीं नहीं नहीं। पर उन्होंने जिस तरह का सक्सेस देखा है, उसका मतलब ये है कि उनकी इंटरनल वर्ल्ड में भी उतना ही ज्यादा ठहराव है, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है। बैलेंसिंग है ना। मतलब इतना ऊपर जाके भी उनका वही बैलेंस्ड अप्रोच है। मतलब डगमगाते नहीं है वो। जैसे वो मुझे एक स्टोरी सुनाते हैं, जैसे जब उनका डाउनफॉल था, तो वो गए अपनी मम्मी के पास। यार, बाय द वे शी इज अमेजिंग लेडी। मतलब आंटी के पास वो गए, उन्होंने बात किया कि वाई मी। तो उनका जवाब आया सामने से कि जब तेरे को सक्सेस मिल रही थी, जब आपको सक्सेस मिल रही थी, तो वाई यू। तो आपको लाइफ को उस हिसाब से समझना पड़ेगा, और अपने अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि मैं दोबारा से कम बैक कर सकता हूँ। तो विवेक ओबरॉय का वो नेचुरल स्किल तो है। एक प्रोफेशनल बेसिस से आप उन्हें कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? मान लो देयर इज एन अमेरिकन व्यूअर, उन्हें पता नहीं कि विवेक ओबेरॉय एक एक्टर भी हुआ करते थे। अब आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे उन्हें, प्रोफेशनली स्पीकिंग? Professionally, he is a brilliant entrepreneur with a very clear mindset. He knows about what he's doing. He knows what he's talking. He can understand the profitability
of a task. He can strategize the thing. He has that feasibility, adaptability in his mindset. He understands the law very well. He has the most important network in the world. मतलब सब लोग जानते हैं ना विवेक ओबरॉय को. तो आज BMW के साथ अगर कोई जुड़ता है तो वो एक तरीके, देखिए मैं भी जब विवेक से मिला था तो मेरे को ऐसा लगा ना, अरे यार इनको तो मैंने रोज ही देखा है. मतलब मैं पहली बार मिल रहा हूँ तो भी मैंने 10 मूवीज देखी हैं या टीवी पे देखा है, तो एक कनेक्टेड फील करता है इंसान. तो नेटवर्किंग तो है ही. मैं ये मानता हूँ कि सीएस बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ओके, लाइक बहुत रियलिस्टिक होते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता है. मतलब नहीं? बैलेंस्ड होते हैं सीए. एटलीस्ट जितनों से मैं मिला हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल. मेरी खुद की सीए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है वृष्टि, एंड दैट्स हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि मेरे जैसे आर्टिस्ट ना बहुत ज़्यादा ही इम्प्रैक्टिकल होते हैं. कभी वी आर मोर ऑफ द विजन गाइस. तो जब कोई मुझे ये कहता है कि नेटवर्क इज़ नेटवर्थ, ये एक घिसी पिटी सेइंग है अकॉर्डिंग टू मी, ये मैं कभी समझा नहीं हूँ. एट द स्टेज यू हैव रीच, जहाँ आप दुनिया को समझ रहे हो, यू आर ग्रोइंग, यू हैव क्रिएटेड सो मेनी जॉब्स, आप नेटवर्क को वैल्यू करते हो. देखिए नेटवर्क को मैं वैल्यू करता हूँ, बट ये सही नहीं है कि नेटवर्क इज नेटवर्थ. आप किसी को जानते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप के लिए वो इंसान सब कुछ आपको दे देगा अपना. मतलब ही विल बिकम योर पार्टनर और ही विल बिकम योर इन्वेस्टर और वट एवर यू कैन से. ऐसा जरूरी नहीं करती है. तो इसकी वजह से डिमांड इज़ वेरी हाई. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो यहाँ पर सप्लाई है वो इतनी फास्ट है, वो तब भी उस डिमांड को मीट नहीं कर पाती. फॉर एग्जाम्पल, मतलब सिंपल है, अगर आज आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो वो एक दिन में प्रोजेक्ट बिक गया. मतलब $1 बिलियन का प्रोजेक्ट एक दिन में बिक गया. ऐसा दुनिया के किसी वर्ल्ड में होता है क्या? जब आप 1 बिलियन का प्रोजेक्ट कह रहे हो, योर सेल वैल्यू मतलब 1 बिलियन की इन्वेंट्री, 1 बिलियन के अपार्टमेंट्स. ओके, एकदम बेसिक लेवल पे. बेसिकली आप मान लो आपने एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, सारे फ्लैट्स बिक जाएंगे. नहीं, आपने बिल्डिंग खड़ा भी नहीं किया है अभी. तो बिल्डिंग की आपने फोटो दिखाई है कि ये प्लान है, वो प्लान ही बिक गया. वो बिल्डिंग तो डिलीवर हो रही है 3 साल में ना. और दुनिया भर से कस्टमर्स होते 200 देश, 200 कंट्रीज. आप दुबई आते हैं, हाउ डू यू लाइक दुबई? लव दिस फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड. आपने बोला ना फेवरेट. दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको लगता है लंदन से बेहतर है? हाँ. लंदन का प्राइस पर स्क्वायर फीट दुबई से 5 गुना क्यों है? क्योंकि एक जर्नी है जो लंदन ने पूरी कर ली है, वो जर्नी दुबई को पूरी करनी है. मतलब हिस्टोरिकली वो होना ही है ना. एक्सेप्टेबिलिटी जब लोगों की बढ़ती है ना, तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है. आई थिंक यहाँ यू कैन गेट द वर्ल्ड्स बेस्ट लाइफ. ये तो सच है, राइट. और एक और एंगल, वैल्यू फॉर मनी, मैंने बोला ना. मतलब जो सॉरी टू इंटरप्ट यू, please. बट जो प्राइस आपको जितने में मुंबई में अपार्टमेंट मिलता है उतने में दुबई में मिलता है. सस्ता मिलता है उससे. रेंट ज्यादा है कहाँ है? बहुत ज्यादा है ना रेंट यहाँ पे. मतलब 10% आपको रेंटल वैल्यू मिलता है, 8% to 10%. क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं, जो टेम्परेरी रहने आते हैं, वो रेंट पे घर लेते हैं. एयरबीएनबी, यहाँ पर जो टूरिज्म है, एयरबीएनबी मॉडल आपका बहुत सक्सेसफुल है, तो रेंटल वैल्यू इज वेरी हाई. इफ 100% इज कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ द मार्केट, तो अब दुबई कहाँ तक पहुंचा है इन परसेंटेज? सैचुरेशन अगर 100% बोलो तो मेरे को लगता है 5%, 5 to 10%. 95% ऑफ द गेम इज अभी लेफ्ट. तो बाकी है ना. मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी सारे रियल एस्टेट मिलियनर्स और बिलियनर्स मिले हैं मुझे दुबई में, who have built their careers over the last 20-30 years. तो उनकी जर्नीज को देखकर कभी भी लगता है कि यार शायद ये रियल एस्टेट की गेम खत्म हो गई है दुबई में. नहीं, हो ही नहीं सकती ना रियल एस्टेट की खत्म. वो कभी नहीं खत्म हो सकती, बिकॉज पॉपुलेशन अभी कुछ भी नहीं है. यूएई की पॉपुलेशन इज 10 मिलियन. मतलब यूएई की पॉपुलेशन 10 करोड़ है, और इसमें से करीब 85% जो है वो नॉन एमिरातीज है. मतलब नॉन लोकल है, यानी एक्सपेट्स बोल सकते हो, रेजिडेंट्स बोल सकते हो आप उनको. एक ट्रैवलर्स पर्सपेक्टिव ये है कि जब भी हम यहाँ आ जाते हैं कुछ नया बन जाता है. सम न्यू थिंग ऑलवेज. आप रात को सो के उठोगे तो एक फ्लोर मिल जाएगा घर के सामने जो बिल्डिंग बन रही है आपके. फास्ट इतना है ना. मतलब बुर्ज खलीफा 4 साल में खड़ा कर दिया. 2009 में बुर्ज खलीफा बन के तैयार हुआ था, 2024 भी खत्म हो गया है.